जय हिंद। देखिए आज से हम लोग शुरू करेंगे अपना जो क्लास 10th है, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। इसे हम अपना शुरू करेंगे और इसमें जानेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में और समझेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण होती क्या है, और एक एक एक्सरसाइज को हम अपना पूरा हल करेंगे। देखिए जो द्विघात समीकरण है वो होती क्या है, जिसकी घात 2 होती है, जिसकी सर्वाधिक घात 2 हो या फिर 2 का कोई गुणज हो। ठीक है, जैसे कोई बीजीय पद है हमारे पास में, हमने आपको बताया था अपने पिछले की वीडियो में बीजीय पद और अंकीय पद क्या होते हैं। ठीक है, मतलब चर पद और अचर पद क्या होते हैं, और उसमें जो हमारा जिसकी जो सर्वाधिक घात है, जिस बीजीय पद की सर्वाधिक घात 2 है, वो हमारा क्या कहलाएगा भैया, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इसमें ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है दिए हुए, इसमें बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस वाली चीज को हमें बताना है, तो चलो भैया इसे चेक कर लेते हैं। कैसे, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, और यहां से क्या करेंगे x + 1 की पावर 2x - 3। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, इसे खोलो तो क्या होता है a² + b² + दोनों की गुणा का 2 गुना 2a × b, यही तो रहेगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2x - का 2 3 6, ये हो गया। x² प्लस यहां से 1 प्लस और यहां से कितना हो जाएगा 2x = 2x और माइनस का कितना हो गया भैया 6 हो गया। इससे हमने इसे काट दिया। अब देखिए हमारे पास में क्या बचा, इसे उठा के इधर ले आओ तो x² प्लस 1 और ये यहां से हो गया प्लस का 6 और बराबर में हो गया 0। तो x² प्लस का यहां से कितना हो गया 6 1 7 बराबर में हो गया 0। देखो इसकी सर्वाधिक घात कितनी है 2, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास में क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात कितनी आ गई भैया 2 आ गई, या फिर 2 का कोई गुणज होता, जैसे 4 होता, 6 होता, 8 होता। अगर ये x की घात मतलब किसी चर पद की घात जो है वो क्या होती, कोई सम संख्या होती, तो हम बोल सकते थे वो हमारी एक द्विघात समीकरण है। अब इसे भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट, क्या ये हमारा कोई एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए 2x की गुणा सबसे पहले x में, तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 2x की गुणा 3 में, तो यहां से 2 3 6 और साथ में हो गया x। ऐसे इससे माइनस का x और प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, = x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो हो जाएगा x² माइनस का हो गया x प्लस का 5x और माइनस का कितना हो गया भैया 5 हो गया। इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो देखो ये और ये समान राशि के हैं, इसे उठा के इधर ले आओ तो 2x² ये हो गया माइनस का x² ये हो गया। ठीक है, 6x और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 7x प्लस का 3 और बराबर में यहां से देखिए 5x में से 1x गया तो कितना बचेगा 4x और माइनस का कितना हो गया भैया 5 हो गया। ठीक, 4x को उठा के इधर ले आओ और इस वाले 5 को भी इधर ले आओ, तो यहां से हो जाएगा, और यहां से कितना बचेगा x² माइनस का 7x माइनस का 4x प्लस का 3 और प्लस का कितना हो गया 5 = 0। तो यहां से x² माइनस का 7x माइनस का 4x कितना हो गया माइनस का 11x, और यहां से कितना हो गया प्लस का 8 और बराबर में क्या हो गया भैया 0 हो गया। देखो इसकी सर्वाधिक घात कितनी है, इसकी सर्वाधिक घात भी 2 है, अतः ये भी हमारा क्या होगा एक द्विघात समीकरण होगा। बात समझ में आ रही है। अब बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं वो हम अपना कैसे हल करेंगे। देखिए ये हमारे पास में एक अगला क्वेश्चन है दिया हुआ कि भैया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी चल रही है 3.1। ठीक है, इसी के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हमारे पास में कोई 2 कंटिन्यू आने वाले जो इंटीजर्स हैं, तो उनका वो कैसे है भैया, सभी धनात्मक हैं, सभी पॉजिटिव हैं, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है 306 है। तो हमें वो इंटीजर्स अपने ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो जब भी शब्द आए क्रमागत, ठीक है कंटिन्यू, तो इसका एक चीज का ध्यान रखना, क्रमागत का मतलब ये होता है जैसे 2 है, 2 के ठीक बाद में कौन आएगा भैया 3 आएगा। अच्छा 5 है, 5 के ठीक बाद में कौन आएगा भैया 6 आएगा। तो ये सभी कैसे है, ये क्रमागत है। क्रम माने क्रम से, आगत माने आने वाले, मतलब जो चीज क्रम से आने वाली होती है वो क्या कहलाती है, क्रमागत कहलाती है। और ये कैसे है, सभी धनात्मक है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना एक जो धनात्मक पूर्णांक है वो कितना है, माना धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो कितना है, वो है भैया x। ठीक है, हमने क्या मान लिया x है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा x + 1। ठीक है, जैसे 2 है, 2 के बाद में कौन आ रहा है भाई, क्रम से कौन आएगा 3 ही तो आएगा, लेकिन 3 नहीं, ये क्या है,
ये जो 3 है 2 + 1 के बराबर है। ऐसे ही 5 है, 5 के बाद में कौन आएगा, 6 आएगा। ये किसके बराबर होगा, ये जो होगा वो हमारा 5 + 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा 7 होगा, 7 के अगला वाला जो क्रमागत होगा वो कौन सा आएगा, 7 + 1 आएगा। 9 होगा, 9 के आगे वाला कौन सा होगा, 9 + 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये सभी क्या है, क्रम से। तो ऐसे ही अगर जब हमने क्या मान लिया है, एक अगर x मान लिया है तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, x + 1। बात समझ में आ रही है। अब दोनों का जो गुणनफल है, मतलब x इसका इंटू और ये x इंटू x + 1 जो है वो इक्वल है किस चीज के, 306 के। इसे सॉल्व करते हैं, इसके मल्टीप्लाई इसमें करो तो हो गया x² प्लस x का मल्टीप्लाई बर में करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसे उठा के इधर ले आओ तो माइनस का हो गया 306 और बराबर में कितना हो गया भैया 0। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें वो अपने इंटीजर ज्ञात करने हैं, वो हमें अपने पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिसका जो ये है मतलब गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो देखो इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करना पड़ेगा किस विधि से। देखो कोई भी द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास में 3 विधियां हैं। कितनी, 3 विधि। कौन कौन सी, एक तो होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अगली होती है हमारे पास में पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और अगली जो होती है इससे आगे वाली वो होती है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। हम आपको ये तीनों विधियों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास में प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं कि इसे हम कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो देखो वैसे तो हमें इस वाली एक्सरसाइज में तो सिर्फ यही बताना है कि कौन कौन से आपके मतलब द्विघात समीकरण हैं, कौन कौन सी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे, वो भी किसके द्वारा, वो हम करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। देखो सबसे पहला जो हमारा रहता है, अब जैसे मान लो कि मतलब जो काम अगर हाथ से हो सकता है उसमें हथियार की क्या जरूरत है। तो जो सबसे पहली जो हमारी जो विधि रहती है द्विघात समीकरण को देखने पर, वो कौन सी विधि रहती है, वो रहती है हमारी गुणनखंड विधि। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम अपना गुणनखंड विधि से ही हल करते हैं। देखिए कैसे, गुणनखंड का मतलब है गुणा के द्वारा जो खंड किए जाते हैं वही कहलाता है हमारा गुणनखंड। देखो कुछ ऐसा करो कि गुणा करने पर 306 आए, और यहां पर देखना इस वाले चिन्ह को, इस वाले चिन्ह को, और घटाने पर कितना आना चाहिए भैया, 1 आना चाहिए। x नहीं 1 आना चाहिए, क्योंकि जो x का गुणांक होता है हमें वही लेना होता है। तो गुणा करने पर 306 और घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर मतलब यहां पर क्या है, ये माइनस का चिन्ह है इसीलिए घटाने पर। अगर प्लस का होता तो किस चीज का होता, जोड़ने पर। घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो भैया क्या हो सकता है हमारा, तो इसके लिए हो सकता है x² प्लस 18 माइनस का 17, और बाहर कितना लिख देंगे, x लिख देंगे, क्योंकि ये जो 1 है ना, 1 को हमने तोड़ दिया किस चीज में, 18 में और 17 में। 18 में 17 गया कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। ठीक है, और 18 की और 17 की गुणा करोगे तो वो कितना आएगा, 306 आएगा। बात समझ आ रही है। इसी प्रकार से हमें अपना जुगाड़ तुगाड़ लगाना पड़ेगा। बाहर हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, माइनस का 306 हो गया, बराबर में हो गया हमारा 0। और सॉल्व करते हैं, x² प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें 18x माइनस का 17 का इसमें, तो 17x माइनस का हो गया 306 और बराबर में हो गया हमारा 0। और इसे सॉल्व करो तो देखो इन दोनों में से हमारा कितना कॉमन आ रहा है भैया, x कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा, x प्लस 18 माइनस इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है भैया, 17 कॉमन आ रहा है। अब देखो आप लोग कोशिश यही करना कि जो इस वाली ब्रैकेट में है वही इसमें होना चाहिए, कोशिश नहीं वो होना ही चाहिए। इस वाली ब्रैकेट में, इस वाली ब्रैकेट में दोनों में जो मान है वो आपके समान रहने चाहिए। कैसे, देखिए इधर से माइनस चिन्ह ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, 17 भी कॉमन ले लिया, यहां से कितना बचेगा, x ही तो रह गया, माइनस का चिन्ह ये बाहर आ गया, तो ये किस चीज का हो गया भैया, प्लस का हो गया। 17 को अगर हम 306 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 ही तो आएगा, और बराबर में क्या हो गया, 0। हम इसके लिए बोल रहे थे जो चीज ये होनी चाहिए वही चीज दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारी होनी चाहिए, मतलब दोनों बिल्कुल एकदम सेम होनी चाहिए, प्लस माइनस तक की भी कोई गलती ना होनी चाहिए। ठीक है, गुणनखंड में। अब देखो इस वाले पद में से और इस वाले पद में से, दोनों में से हमारे पास में कॉमन क्या है, तो वो है भैया x प्लस 18, यही तो कॉमन है। यहां से कितना बचेगा, x माइनस का और रह गया 17 और बराबर में हो गया 0। अब देखो इसके मान जो है हम कैसे कर ज्ञात कर सकते हैं, एक बार तो इसके बराबर कर देंगे 0, दूसरी बार में इसे बराबर कर देंगे 0 के, मतलब x प्लस 18 बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 18। इसका तो हमारा कोई काम नहीं, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो कितना आया, माइनस का 18 आया। पूर्णांक पहला क्या माना था, x माना था, लेकिन वो पूर्णांक कैसा है, धनात्मक है, लेकिन ये कैसा है, ऋणात्मक है, मतलब ये तो हमारे किसी काम का है नहीं। अब अगला बचता है जो हमारा वो कितना है, x माइनस का 17 है और बराबर में कितना चल रहा है, 0।
तो 17 को इधर ले जाओ तो x बराबर में कितना हो गया 17। हाँ ये बात बन सकती है हमारी, x बराबर में कितना हो गया 17। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, x का भाई एक तो संख्या आ गई हमारे पास में, अब अगली संख्या के लिए क्या करेंगे, उसके लिए करना पड़ेगा x प्लस 1 बराबर x का मान कितना 17 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 18। बात समझ में आ रही है, x इज इक्वल टू हो गया 17 और x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना 18। अतः वे संख्याएं कौन सी संख्याएं, जो धनात्मक हैं और कैसी हैं, क्रमागत हैं, उनका जो गुणनखंड है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 306 के बराबर है। वो कौन कौन सी हैं, 18,17 या 17,18 है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़े, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमसे बोल रहा है कि जो एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी इक्वल स्पीड से तय करती है, ठीक है, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी जो है वो समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रेलगाड़ी। बस समझ आ रही है, तो रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, मान लेंगे, माना वही सॉल्यूशन यहां पर डाल दो, सॉल्यूशन डाल दो या हल डाल दो, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ ना कुछ तो डालोगे ही। तो सॉल्यूशन, तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो 480 किलोमीटर प्रति घंटा समान चाल से चल रही है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वह कितना समय ले रही है, ठीक है, वो दूरी तय करने के लिए, और उसकी जो चाल है वो क्या है। तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल या माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो चाल इतनी है और 480 किलोमीटर की जो दूरी तय करने में समय लगा है वो कितना मान लेंगे, t घंटा या t हॉवर। बात समझ में आ रही है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, बराबर, अब दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर, और समय कितना है, समय दे दिया गया है भैया t। अब यहां से क्या करोगे, यहां से t का मान यदि जब हम ज्ञात करें तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। t को इधर ले जाओ, t बराबर 480 बटे में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसे हम यहीं पर डिब्बे में कर देंगे अपना बंद। ये एक चीज आ गई। ये स्थिति कब की आई है, ये स्थिति तब की आई है जब समान चाल से, मतलब एक समान चाल से जो दूरी है वो तय करती है, कितनी, 480 किलोमीटर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है हमसे, यदि उसकी चाल में जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दी जाए तो दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेगी। भैया जाहिर सी बात है, अगर जब स्पीड कम कर दोगे तो समय तो भाई ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक, और ये रहेगी आपकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है हमसे, यदि उसकी जो चाल है, चाल अब कितनी कर दी जा रही है, चाल बराबर कर दी जा रही है x, पहले x थी, अब 8 किलोमीटर कम कर दी गई तो माइनस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आ गई, चाल अब हो गई x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर भैया समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, पहले कितना था, t लग रहा था, अब कितना लग रहा है, उसमें 3 घंटे और ज्यादा लग रहा है, t प्लस 3 होगा। बात समझ में आ गई, लगा दो फिर से वही वाला फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर, अब दूरी कितनी है, दूरी तो समान ही रहेगी ना, समान दूरी रहेगी भाई, चाल कम कर दोगे समय ज्यादा लगेगा लेकिन दूरी उतनी रहेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो हो गया। अभी हमने t का मान निकाला था कितना, 480 बटा x, वो हम अपना यहां पर लगा देंगे। तो x माइनस का 8, बस ये सॉल्व हो गया पूरा, 480 बटे में, अब जो t का वैल्यू है वो कितना है, 480 बटे में x, और प्लस का हो गया हमारा 3, इसके हल में हमने 1 ले लिया डिनोमिनेटर में, तो यहां से कितना बचेगा, x माइनस का 8 बराबर में, और ऊपर हो गया हमारा 480 y, हर में हो गया x, और यहां से हो गया 480 प्लस का हो गया हमारा 3x, ठीक। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या कहलाता है भैया, फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहां से x माइनस का 8 इज इक्वल टू 480x बटे में, अच्छा दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से इसमें से 3 कॉमन आएगा तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 160 हो गया, प्लस का यहां से कितना हो गया, x हो गया, इससे इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 160।
हम बोल सकते हैं अब इसका मल्टीप्लाई इधर x माइनस का 8 यहां से 160 प्लस का x बराबर में हो गया 160x। बात क्लियर हो गई। इन दोनों के मल्टीप्लाई कराओ, देखो भैया क्या रिजल्ट निकल के आता है। इन दोनों के मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 160x। अब x का मल्टीप्लाई x में प्लस का x स्क्वायर माइनस 8 का इसमें कराओगे तो 16×8 128 और बाद में क्या है जीरो लगा हुआ है, जीरो अपना लगा दिया और माइनस प्लस हो गया माइनस और यहां से कितना हो गया भैया हमारा 8x हो गया और बराबर में कितना बचेगा 160x। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इन दोनों को यहां से हटा दो। कितना बचा हमारे पास में x स्क्वायर माइनस का इसे पहले लिख लेंगे 8x और माइनस का 1280 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखो इसकी भी कंडीशन हमारी आ गई जो अभी हमने पहले सवाल किया था उसकी तरह, इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम अपनी कौन सी वाली विधि का इस्तेमाल करते हैं भैया, इसे सॉल्व करने के लिए हम अपना इस्तेमाल करते हैं कौन सी, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम अपना क्या जानेंगे, देखो कुछ ऐसा करो गुणा करने पर 1280 आ जाए और घटाने पर हमारा 8 आ जाए। तो एक काम करते हैं 32 की और 40 की गुणा करा के देखो, क्योंकि 40 में से 32 जब जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। और 40 की और 32 की 40 की 32 की 32 दूनी 64 64 दूनी 128, हाँ ठीक है 1280 आ जाएगा। तो यहां से कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का और यहां से 40 माइनस 32 और ये वाला जो x है वो आ गया बाहर, ये वाला माइनस का चिन्ह ऐसे ही 8 को सिर्फ हमने तोड़ा है 40 माइनस 32 में, बाहर ये x रहेगा माइनस का और यहां से कितना हो गया 1280 और बराबर में हो गया हमारा 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस का अंदर इसके मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो गया 40x माइनस माइनस प्लस और कितना हो गया 32x माइनस का 1280 और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इन दोनों में से देखिए कितना कॉमन आ रहा है भैया, x कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा x माइनस का 40 प्लस इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है भैया 32 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो x माइनस का यहां से कितना बचेगा 40 और बराबर में कितना हो गया 0। इन दोनों में से कितना कॉमन, देखो समान आ गया, ये और ये दोनों सेम है। अब इस दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है x माइनस का 40 कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा, यहां से ये x बच गया प्लस का यहां से कौन बच गया 32 और बराबर में हो गया हमारा 0। देखिए इससे तो कोई मतलब नहीं। अब भैया मतलब क्यों नहीं, तो देखो अगर हम x प्लस का 32 बराबर में 0 कर दें तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा। अब माइनस की तो कोई चाल ही नहीं होती है तो इसे तो हटाओ, बेकार है। तो हमारे पास में कौन बचा, एक ही गुणनखंड बचा, कौन x माइनस का 40। x माइनस का 40 बराबर कर लेंगे 0। भाई देखो ये सभी अलग अलग होते हैं गुणा में, तो एक तो इसके बराबर में 0 आ जाता है, दूसरा इसके बराबर में 0। तो x बराबर में कितना हो जाएगा भैया 40 हो जाएगा। और x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हो गई रेलगाड़ी की चाल। बात समझ में आ रही है। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो एक्सरसाइज है वो हमारी पूरी तरह से निपट चुकी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाकी की जो क्वेश्चन है आपसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। से नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज की और समझेंगे उसके बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन चीजों के बारे में, जिससे कि आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।